नमस्कार साथियों, DIC से उपस्थित जैन सर, राठौर साहब एवं सभी गणमान्य व्यक्ति, नमस्कार। मैं IDBI बैंक से सत्यप्रकाश शाखा प्रबंधक। मित्रों, मेरे को जो टॉपिक दिया गया है बैंकिंग मैनेजमेंट से संबंधित दिया है, तो मैं 5 मिनट बोलता हूँ, फिर आप जो भी प्रश्न हो, जो भी आपके प्रश्न हो उस आप वो करें। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा, आपके काम की चीज़ होगी। मैं आपको कुछ बोलूँ उससे बेटर वो रहेगा। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि MSME जो लोन्स है उन पर बैंक का या गवर्नमेंट का फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कोई भी देश बड़ी फैक्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्री लगाने से उतनी ग्रोथ नहीं कर सकता जितनी कि जो छोटे व्यापार है उन्हें लगाने से कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा व्यापार लगता है तो एक बड़े शहर में लगेगा, एक जगह लगेगा, बट अगर छोटे छोटे व्यापार खुलेंगे तो वो गांव में भी फैलेंगे, शहरों में भी आएंगे, मझले शहरों में भी आएंगे, तो वहां पर जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से सब जगह फैलती है। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण MSME का ये है कि जो देश से आज जो भी सामान बाहर जाता है उसका 50% MSME या छोटे जो व्यापार है वो बनाते हैं। और इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो रोजगार मुहैया कराता है वो MSME है। यानी कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोग जो रोजगार पा रहे हैं वो MSME से पा रहे हैं। तो इसीलिए जो महत्ता है, इसीलिए सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है, उनको स्किल दे रही है, ट्रेनिंग कर रही है, उनकी नए नए व्यापार योजना ला रही है। छोटे स्मॉल यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा कर रही है, उनको मुद्रा लोन दे रही है। कारण यही है कि अगर MSME बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। अच्छा, बैंकिंग में अब जो है वो बैंक 3 तरीके के लोन देता है व्यापार को बढ़ाने के लिए। एक तो होता है व्यापार को जो स्थापित करना होता है उसके लिए टर्म लोन देता है, किस्त के तौर पे लोन देता है। यानी कि आपको कोई व्यापार चालू करना है तो उसके लिए आप मशीनरी खरीदोगे या कुछ लागत लगती है, पूंजी लगती है जिससे व्यापार चालू हो, तो वो आपको किस्तों के तौर पर दिया जाता है। फिर जब एक बार व्यापार आपका लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि आज आपने व्यापार लगाया आपको पहले दिन से मुनाफा आने लगेगा या आप जो सामान बेचोगे पहले दिन से ही पैसा आने लगेगा। तो वहां पर आपको तो लेकिन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको चीजें तो बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको तो जो माल है, रॉ मटेरियल, वो खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपका पैसा शायद उस सेम समय नहीं आए। तो उसके लिए हम आपको जो वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं कि जो आपकी पूंजी है, जो आपको पर डे जो व्यापार चलाने के लिए काम में आनी है, वो उसको प्रदान करते हैं बैंक। और एक ओवरड्राफ्ट होते हैं, यानी कि कोई चीज गिरवी रख दीजिए, आप उसके व्यापार लोन ले लीजिए, उसका व्यापार से शायद कोई संबंध नहीं हो, उनको हम ओवरड्राफ्ट लोन बोलते हैं कि आपके पास कोई चीज है, आप उसको गिरवी रख दीजिए, लोन ले लीजिए, जैसे भी चलाना है चलाइए। अब जो सरकार की योजनाएं हैं उन पे मैं थोड़ा सा वो करता हूँ कि सरकार की, जैसे एक तो अभी जैसे हम PMFME की जो योजना चल रही है वो पर्टिकुलर क्षेत्र है, यानी कि जो माइक्रो फूड यूनिट्स है उनके लिए है। माइक्रो फूड यूनिट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए खाना ऐसा हुआ, दवाई ऐसी चीज हुई जो कि आदमी रोकेगा नहीं। आपने कोरोना में भी देखा होगा कि आदमी ने घर पे व्हाट्सएप से खाना ऑर्डर करना चालू कर दिया, लेकिन खाना बंद नहीं किया। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि उस समय के बाद से जो इस देश में खाने के प्रति क्रांति आई है वो कभी भी नहीं थी। उससे पहले लोग इतना होटलों में जाते ही नहीं थे, इतना बाहर का सामान खाते नहीं थे। कोरोना के बाद से वो बढ़ गए। तो खाना एक ऐसी चीज है जो कि चलता रहेगा, जब तक व्यक्ति है तब तक खाने की चीज चलती रहेगी। अब आप वो नए नए स्वाद लाए या जो चीजें मार्केट में चल रही है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बनाए, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं, उसके हिसाब से उन पे कार्य करें। दूसरा ये है कि एक तो PMFE योजना हो गई, उसके बाद मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना में सबके लिए व्यापार में लोन मिलता है। उसमें 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर, तरुण, यानी कि 50,000 तक का लोन मिलता है, 5 लाख तक लोन मिलता है और 10 लाख तक का लोन मिलते हैं। और अब एक नई भी आ गई, जो पुराने यूनिट जिनको और भी ज्यादा पूंजी की जरूरत है उनको 20 लाख तक के लोन भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। अब पहले एक समस्या क्या आती थी कि बैंक हर चीज के लिए बोलता था कि कुछ गिरवी दे दो, कुछ सिक्योरिटी रख दो तो हम आपका लोन कर देते। सरकार ने उसका भी समाधान कर दिया। एक तो मुद्रा में जैसे कि कोई गिरवी नहीं लगता, मुद्रा सरकार ने एक फंड बनाया जिसके आपकी सरकार गारंटी ले रही है कि भाई ये व्यापार चलाएंगे, व्यापार की गारंटी मैं लेता हूं। अब
ये योजना सरकार ने पहले, मुद्रा तो 10 लाख ही तक था, लेकिन CGTMSE कवर के तहत पहले सरकार 1 करोड़ तक कर रही थी, 2 करोड़ तक कर रही थी। आज 10 करोड़ तक के लोन के लिए सरकार गारंटी खुद ले रही है कि आप व्यापार चलाओ और हम गारंटी लेते हैं। तो सरकार सबको प्रेरित करेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रोजगार तो सीमित है, जो संगठित क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि साहब अभी जो बिना वो भी एक्सपीरियंस भी बता रहे थे कि उनका कहना था कि भाई मैंने व्यापार डाला, आज वो अपना काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी दे रहे हैं। अब मीन्स जैसे उन्होंने अपने ग्रोथ को सेट किया कि 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो उसमें जब वो करेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ बहुत सारे लोगों को जुड़ना होगा, तभी वो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अपना लक्ष्य निर्धारण आप करिए, व्यापार में आप करना क्या चाह रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है, और उसके बाद सरकार सब चीजों की गारंटी लेने के लिए तैयार है। बस सब्जेक्ट ये है कि आप ईमानदारी से ऐसा व्यापार करें कि जिसका पैसा आप व्यापार में ही लगाएं। और अब जो हमारा एक्सपीरियंस है बैंक के तौर पे, कि बैंक क्या होता है कि बैंक में जैसे आप लोन लेने गए तो बैंक एक तरीके से, आप कैसे देखते हैं कि बैंक मुझे लोन दे दे, बैंक उसको अलग तरीके से देखता है कि बैंक उसमें बड़ा पार्टनर है। आप समझ लीजिए 10 लाख का लोन ले रहे हो और 7.5 लाख रुपए आप बैंक से मांग रहे हो, तो उसमें अगर आप असंगठित क्षेत्र में ही कर लो, 2 दोस्त मिलते कहते भाई एक मैं 6 लाख रुपए दूंगा, एक 4 लाख रुपए दूंगा, तो भाई जो 6 लाख रुपए देगा वो कहेगा कि मैं, मेरे हिसाब से व्यापार चलना चाहिए, उसकी ऑब्वियसली राइट भी है। वहां पे सेम चीज बैंक के साथ है कि बैंक चाहता है कि भाई बड़ा पार्टनर मैं हूं तो मेरी कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए, मेरे हितों की रक्षा करे। उसके अलावा बैंक कोई भी बेजा मांग रख के आपका लोन रिजेक्ट करने का इच्छुक नहीं होता। पहली चीज बैंक ये चाहता है कि भाई जिस चीज में आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा वहीं जाए। होता क्या है कि बैंक व्यापारी या जो भी बिजनेस करने वाला है वो उस चीज को, पैसे को कहीं और लगाने की कोशिश करता है, बोलता है कि व्यापार के लिए तो पैसा है लेकिन अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, वहां लगा दूंगा। बैंक ये चाहता है कि जहां से आप पैसा ले रहे हो जिस पर्पस के लिए, उसके लिए लगाओ। और व्यापार डूबने का सबसे बड़ा कारण ही ये देखा जाता है कि जो पैसा मिलता है, या चाहे आप बैंक से लो चाहे खुद की पूंजी लगाओ, पहली बार तो आप लगा देते हो, दूसरी बार क्या होता है कि आप वो क्या करते हो कि जब वो पैसा दोबारा आता है या आपने कोई चीज बनाई, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको बेचा, उससे जो प्रॉफिट आया और जो पूंजी आई जो आपने सामान के साथ, वो भी आप अपने और कार्यों के लिए यूज करने लगते हो। ऐसा नहीं, जो आपकी जरूरतें हैं उनके लिए जब यूज करने लगते हो तो व्यापार डूबने लगता है, क्योंकि आपके पास अगली साइकिल, जो एक साइकिल तो आपने चला ली, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोड्यूस करा, बेचा, और उसके बाद जब अगली बार वो काम करना था आपके पास पूंजी नहीं है, व्यापार डूबेगा। जब पूंजी नहीं होगी तो व्यापार को डूबना है। तो कोशिश ये करें जो व्यापार का पैसा है उसको व्यापार में ही लगे रहने दें, व्यापार चलेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ समस्या आ रही है, आपको कुछ नया आइडिया लगाना पड़े, कुछ अलग करना पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब एक ही पैटर्न पे चलते रहेंगे, सबका एक सा व्यापार चलेगा। हर एक व्यक्ति की समस्याएं अलग है, हर एक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अलग है, तो उसकी नई नई समस्याएं हैं, तो उसके लिए आपको कुछ इनोवेटिव करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखें कि व्यापार का पैसा व्यापार में लगा रहने दे, व्यापार आपका चलता रहेगा। सबसे बड़ा कारण ही व्यापार डूबने का है पूंजी की, जो व्यापार की पूंजी होती है आप अन्य कामों में लगा देते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि साहब, एक व्यक्ति ने, चलो आप कई उदाहरण ले लेते हैं कि आप जो खाद्य योजनाओं की आप बना रहे हो, एक व्यक्ति ने क्या किया कि साहब उसने कहा मेरा बिजनेस तो चल पड़ा, मैं एक बढ़िया सा ऑफिस बना लेता हूँ, जबकि उसके व्यापार में उसको ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है, उसका वो उसके गोडाउन से, उसके घर से वो चल रहा है। लेकिन साहब ने क्या किया, 50,000 की टेबल ले आए, एक एसी लगा दिया, बढ़िया सी फैंसी लाइट लगा दिया, पीछे वॉलपेपर लगा दिया, वो पूंजी वहां चली गई। अब जब व्यापार में कोई संकट आया, अब वो व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है, वो बैंक के पास पहुंच गया कि साहब पहले आपने लोन किया था, अब आप दोबारा फिर लोन करो। अब बैंक देखेगा कि भाई रिकॉर्ड में क्या समस्या आ रही है, या फिर जो आप व्यापार के लिए पैसा लिया था वो पूंजी बैंक में वापस आई कि नहीं आई, तो बैंक वहां से कतराने लगेगा आपको दोबारा लोन करने के लिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, व्यापार की पूंजी व्यापार में रहने दें। समस्या आ सकती है लेकिन उसके कुछ अपने आइडियाज जुड़े, उससे आपका व्यापार चलता रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप व्यापार करें या व्यापार करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उससे पहले एक बैंकिंग की तैयारी कर लें कि भाई मैं लोन लेने जाऊंगा। होता क्या है कि जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आया 5 लाख का लोन लेने के लिए, अब मैं देख रहा हूँ उसके खाते में, मैं पूछता हूँ कि साहब वो
उसके खाते में 500 रुपए है। मैं पूछता हूँ कि भाई कैसे करते हो, बोलता सब पैसा तो आता है लेकिन सब नगद में आता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप जैसे व्यापार की तैयारी करते हो, सोचते हो, ये आइडिया लगाना है, जिस समय से आप व्यापार की तैयारी करो उसी समय से बैंकिंग रिकॉर्ड की भी तैयारी चालू कर दो आप, कि भाई एक खाते में थोड़ा सा पैसा रहना, आना जाना लिपटा रहे। आपका कोई भी, आप जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहां से कुछ भी पैसा आ रहा है, आप कोशिश करो जब आपको लोन लेना उसके 2, 4, 5 महीने से पहले से वो पैसा अपने खाते में दिखाने लगो। भाई आप बोलते हो कि नहीं साहब मेरा दूध का धंधा है, मुझे नगद मिलता है, आप जमा कर दो उसको, फिर निकाल लो। जब ऐसा करोगे तो आपका क्या है, बैंकिंग रिकॉर्ड बन जाएगा। और जब आप व्यापार की प्लानिंग करें, सबसे पहले करो एक तो आप जो पैसा है जो आपके पास भी किसी भी दिशा से आ रहा है उसको बैंक के खाते में डालना चालू करो और फिर वहां से निकालो, उसके लिए बैंक मना नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, कहीं भी मोबाइल से किसी भी, ये आजकल जो ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन, वहां से अपनी सिबिल चेक करा लो, सिबिल चेक करा लो, देखो कि आपकी सिबिल में क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है। और अगर बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, लेकिन उसने शायद मोबाइल का लोन ले लिया, टीवी फ्रिज का लोन ले लिया और उसमें शायद 500 रुपए की वजह से उसकी सिबिल खराब पड़ी है, तो उन सब चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। फिर देखो, आप भी अगर आपके पास कोई व्यक्ति पैसा मांगने आएगा तो आप कोशिश करोगे कि भाई उसको जाने तो कि भाई व्यक्ति सशक्त है तो उसको पैसा मिलेगा, तो आप उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट करो, अपना बैंकिंग रिकॉर्ड बनाओ, सिबिल ठीक करो, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि अगर आपका कोई भी व्यापार है जो आप पहले से कर रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर फॉर्मलाइजेशन हो, यानी कि हाँ भाई यहाँ से मैं माल खरीदता हूँ, यहाँ मैं बेचता हूँ, उसका थोड़ा सा रसीदें कटवा लो। ये सब चीजें करोगे तो बैंक को सुविधा होती है, देख पाता है कि हाँ ये व्यक्ति को एक्सपीरियंस है, ये व्यक्ति कर रहा है, चला लेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपको भी आसानी होगी बैंक लोन मिलने में। और एक बार जब लोन मिल जाए उसको बढ़ाने के लिए समय ये बात का ध्यान रखो कि जो भी पूंजी जहां से भी आ रही है उसको बैंक में डालो, फिर निकालो, तो आपका रिकॉर्ड भी स्ट्रांग रहेगा। कोशिश करो कि जो तारीख आपको बैंक ने दी है उस पे ये नहीं हो कि 10 तारीख दी तो 10 तारीख के सुबह ही आप पहुंच रहे हो कि साहब ये मेरे पैसे ले लो और जमा कर दो। दूसरा ये करता है कि एक बहुत से बैंक क्या करते हैं, उनके एजेंट कलेक्शन एजेंट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार कलेक्शन एजेंट आएगा तो हम उसी को पैसा पकड़ा देंगे और हमारा काम हो जाएगा, किस टाइम से चल। कलेक्शन एजेंट को आप समझ लो, कलेक्शन एजेंट तब आता है जब किस्त की तारीख निकल जाती है। कोशिश करो कलेक्शन एजेंट के पैसा नहीं दे देकर बैंक के खाते में डालो और वहां से किस्त कटवाओ। कलेक्शन एजेंट सुविधा तो देता है लेकिन आपका रिकॉर्ड बिगड़ जाता है, तो उन सब चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। और एक चीज ये आती है कि व्यक्ति अच्छा व्यापार कर रहा है लेकिन आईटीआर नहीं भर रहा। देखो अभी तो जैसे पहले 2.5 लाख तक था, 5 लाख तक था, 7.5 लाख तक हो गया। व्यक्ति क्या करता है कि व्यापार चला रहा है लेकिन आईटीआर भरने से बच रहा है। कोशिश करो कि आपका 2 लाख की इनकम है, 2 लाख की आईटीआर भर दो, आपको वो 250 रुपए का खर्चा भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके रिकॉर्ड के तौर पे वो बहुत दूर तक काम में आएगा। क्योंकि जिस भी बैंक में आप जाओगे सबसे पहले वो पूछता है भाई आईटीआर भरते हो, कोई इनकम का प्रूफ है, खाते में इनकम आ रही है, कहीं से तो दिखा दो कि आपके पास पैसा आ रहा है। तो उसमें 200-250 रुपए खर्च करके अपना हर साल आईटीआर जरूर भरो। 7-7.5 लाख तक तो अब सरकार भी आपसे टैक्स नहीं मांगे, और जिस साल आपके पास आय नहीं हो नहीं भरो, कोई इसमें सरकार को पकड़ने नहीं आएगी। पैन कार्ड बनाओ, आईटीआर भरो, खाते में पैसा दिखाओ, आपको लोन मिलने में, ऐसा मैं नहीं कहता कि लोन मिल ही जाएगा, लेकिन लोन मिलने में जो समस्याएं आती है वो नहीं होंगी, ठीक है ना। अब आपको जो भी प्रश्न पूछना हो बैंकिंग से संबंधित आप पूछ सकते हो। ज़्यादा सही तो ये बता दो, जो बैंकिंग में अपन जो केसेज लगाते हैं कुछ मुख्य दस्तावेज, हालांकि बैंकों के सबके अलग अलग रहते हैं, लेकिन तो भी जो कुछ मेन कॉमन दस्तावेज रहते होंगे तो वो कुछ मुख्य दस्तावेज जो है जो उनको पूरी तैयारी के साथ फिर इनको सबमिट करें, कौन कौन से दस्तावेज रहते हैं। देखिए बैंक अगर छोटा लोन है तो 5 लाख तक के लोन के लिए मैं बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन बैंक में केस सबमिट करते समय अपन को कौन कौन से दस्तावेज मुख्य रूप से तैयार करके बैंक में जाना चाहिए, है ना। एक तो फाइल बना लो, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा लो। मैंने आपको बोला किसी भी एमपी ऑनलाइन से अपनी सिबिल चेक करा लो, उसमें अगर कुछ कमी आ रही है तो उससे संबंधित अपने जवाब पूरे तैयार कर लो कि साहब ये अगर कोई लोन खराब हुआ नहीं हुआ तो उसके पहले से जवाब तय कर लो। फिर जैसे आप कोई व्यापार लगाने जा रहे हो तो उससे संबंधित अगर कोई गुमास्ता, पंचायत से कोई परमिशन चाहिए उसको रख लो, ठीक है ना। एक अपने जो भी व्यापार कर रहे हो उससे छोटा सा एक उसका राइटअप बना लो, क्या छोटा सा मसौदा बना लो कि साहब मैं ये काम करूंगी, इसमें मेरी ये लागत आएगी,
और उसमें मैं यहाँ से सामान खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, टारगेट ऑडियंस यानी टारगेट किसको करना है, कहाँ से सामान लाऊंगी और क्यों यहाँ पे लगाना जरूरी है। जैसे उन्होंने बोला कि वो रॉ मटेरियल उनको पास में मिल रहा है, एक उससे छोटा सा राइटअप बना लो। नहीं जैसे अपन क्या किसी काम के लिए जाते हैं तो तैयार होकर जाते हैं, तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि यार इसकी सीरियसनेस है, इसको आइडिया है, यानी कि इतनी तैयारी से आ रहा है तो यानी कि सीरियस है बात को लेकर। बहुत से लोग क्या होता है बस पहुंच जाते हैं, कहते साहब ये फायदे पूछो, बोले साहब हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। तो आदमी समझ आता है कि जब तुमको पता ही नहीं है तो फिर तुम करोगे क्या, वहाँ समस्या आ जाती है। तो छोटे व्यापार में एक छोटा सा मसौदा बना लो, अपना आधार कार्ड बनकर रख लो, समग्र आईडी रख लो, और जो भी काम करने जा रहे हो उसके बारे में पूरी से पूरी तैयारी कर लो। जानकारी पूरी होनी चाहिए अपने पास, जानकारी होनी चाहिए क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना, क्या मिलाते हैं, क्या पैकेजिंग है, कहाँ से पैकेजिंग का सामान आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, कहाँ बेचूंगा। जैसे अब छोटा सा एक उदाहरण ले लो, कल मेरे पास एक केस आया तो बोलता मेरे को कप बनाने हैं चाय के। तो मैंने पूछा भाई कितना बड़ा कप बनाओगे, बोला मैं बनाऊंगा 50 से 60 ग्राम का कप बनाऊंगा। मैंने कहा लेकिन उतनी तो चाय अपने 5 रुपए की मिल ही नहीं रही है, अपने तो छोटा सा कप है जिसमें 20-30 ml चाय हो जाए, वो ज़्यादा चलता है मार्केट में। तो मैंने कहा वो वाला लगाओ, क्योंकि उसमें क्या है मशीन तो एक है लेकिन डाई अलग अलग है और डाई की कॉस्ट है। तो मैंने कहा आप अगर बड़ा कप लगा लोगे तो वो शादी विवाह में तो चलता है लेकिन चाय में नहीं चलता। अब आप टारगेट जो करना चाहते हो उससे गलत काम करोगे तो बैंक को वही लग जाएगा कि यार ये इसकी तैयारी सही नहीं है। तो आप जो काम करने जा रहे हो उससे जो भी आपको आइडिया नहीं लग रहा तो गूगल में पूछ लो, या कोई जानकार व्यक्ति उससे पूछ लो कि भाई ये इसको इस तरीके से मैं तैयारी करके जाता हूँ। एक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करके जाओ, पेपर कम भी होंगे, अगर बैंकर को नजर आ जाए कि इसके पास इंटेंट है तो आपको एक ही बार में सारे पेपर बता जाए, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने लोन लिया उसको साथ में ले जाओ, वो ज्यादा एक्स्ट्रा वो इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि सभी हितग्राहियों को पहले दिन आपको बताया था परसों के दिन कि जो प्रशिक्षण हमारा 3 दिन चलेगा और इन 3 दिनों में आखिरी में एग्ज़ाम होगा, बताया था ना। सभी का एग्ज़ाम आज लिया भी गया है, क्वेश्चन सभी से पूछे गए थे उसके आधार पर, और जो लोग पहले से फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं उसके आधार पर 3 लोगों का चयन किया गया है प्रशस्ति पत्र देने के लिए, और 3 लोगों को यहाँ पे सीट दी जाएगी। उनमें पहला नाम आता है 3रे नंबर पर, इनका चयन हुआ है रजनी कुशवाहा, इनका चयन हुआ है। इनके नंबर भी अच्छे आए हुए हैं जो उन्होंने अभी दिया था, और तीनों दिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये इनका मावन में आटा मिल चल रहा है अभी वर्तमान में। तो 3रा स्थान रजनी कुशवाहा जी। बहुत धन्यवाद आपको, बढ़िया ऐसी करिए, बहुत अच्छा चल रहा है मावन में। दूसरा नाम है श्री बलराम खंगाड़ जी, इन्होंने 3 दिन समय पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके पूरे मार्क्स आए हुए हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे पूरे फुल आंसर सही जवाब दिए हैं उन्होंने। बलराम खंगाड़ जी। और पहला नाम है श्री जलज अग्रवाल जी, इन्होंने 3 दिन समय पर आए हैं और पार्टिसिपेट व्यवस्थित किया है। ये समय का इन्होंने इतना ध्यान रखा है कि हमसे भी पहले आए हैं 3 दिन प्रशिक्षण के लिए। पहला नाम जलज अग्रवाल जी। बहुत बढ़िया। कहाँ रहने वाले भैया? कहाँ रहते हो? सिटी में? बाल हाथ में।